हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके यूपीएसआई के क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो आपका यह टॉपिक है बैंकिंग का। आज हम शुरू करने वाले हैं। आपने पहले टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया होगा, परिचय वाला। उस टॉपिक का नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। टॉपिक का नाम क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। और बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से हमने टॉपिक को किया था कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था को शुरू करेंगे। दोस्तों, बैंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, आपके पिताजी। आपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप कहां गए थे? तो पिताजी ने कहा कि मैं बेटा बैंक गया था। तो आप फिर अपने दिमाग में क्या सोचते होंगे? हो सकता है यार पिताजी बैंक पैसे निकालने गए हों या पैसे जमा करने गए हों, या आपके माइंड में कोई चीज चल रही होगी कि घर में कुछ लोन वगैरह हो रहा है, तो हो सकता है उस लोन के सिलसिले में पिताजी बैंक गए हों। बताइए, आप तीन ही बात तो सोचेंगे। तो मतलब बैंक में यही सारे कार्य होते हैं। बैंक में क्या होता है? बैंक में पैसे का लेन देन होता है। लेन देन का मतलब बैंक हमारे पैसे को जमा करता है, सुरक्षित करता है, हमें ब्याज भी देता है हमारे पैसे पर, और साथ ही साथ बैंक हमारे लिए वित्त की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करता है। तो आइए आज हम लोग उसी पर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले आपको यही दिखा मिला है कि बैंक क्या होते हैं। आपने टॉपिक में क्या देखा? बैंक किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बैंक एक वित्तीय संस्थान होता है जिससे सामान्य जनमानस का विशेष नियम एवं शर्तों के अनुरूप वित्तीय संबंध होता है। बैंक एक संस्था होती है, बैंक एक संस्थान होता है जिससे सामान्य जनमानस का एक वित्तीय संबंध होता है। बैंक एक संस्था है जिससे सामान्य जनमानस का क्या होता है? वित्तीय संबंध होता है। समझ में आया? बैंक एक संस्था है जिससे सामान्य जनमानस का क्या होता है? वित्तीय संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा एक एक चीज डिफाइन करते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। बैंक किसे कहते हैं? व्हाट इज बैंक? दोस्तों, बैंक किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बैंक एक वित्तीय संस्था है, बैंक एक संस्था है। बैंक, बहुत आराम से समझिएगा दोस्तों, बैंक एक संस्थान है, संस्थान है जिससे सामान्य जनमानस का, जिससे सामान्य जिससे सामान्य जनमानस का, बैंक एक संस्थान है जिससे सामान्य जनमानस का जिससे सामान्य जनमानस का नियम एवं शर्तों के अनुरूप, नियम एवं शर्तों के अनुरूप
बैंक एक संस्थान है जिससे सामान्य जनमानस का नियम एवं शर्तों के अनुरूप वित्तीय संबंध होता है। वित्तीय संबंध होता है। दोस्तों, नियम एवं शर्तों के अनुरूप का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर नियम और शर्त का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताना चाहूं तो बैंक के नियम एवं शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वह हर एक व्यक्ति के लिए बराबर होते हैं। बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्त हर व्यक्ति के लिए बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। अब मैंने आपको एक जो पिताजी वाली कहानी बताई थी, बैंक करता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बैंक क्या करता है? नंबर 1, बैंक जमा स्वीकार करता है। हमसे बैंक क्या करता है? जमा स्वीकार करता है। ऋण देता है, बिल्कुल ऋण देता है। ऋण देता मतलब साख सृजन का कार्य करता है, इसको बोलते हैं साख। ऋण को मतलब क्या बोलते हैं? साख बोलते हैं। यह साख सृजन का भी कार्य करता है। साख सृजन का मतलब होता है वित्त की व्यवस्था करना। यह जिम्मेदारी किसकी है? बैंकों की है। साख सृजन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साख सृजन की जिम्मेदारी दोस्तों बैंकों की है। अब देखिएगा क्या है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, बैंक हमारी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा भी करता है। जैसे बैंक में लॉकर की व्यवस्था होती है ना, सुना है लॉकर की व्यवस्था होती है। इसमें आपने सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो आपके आभूषण हैं उनको आप सुरक्षित बैंक में रख सकते हैं। यानी बैंक क्या करता है? हमारे बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। तो बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाता है? बैंक निभाते हैं। अब आप ये बताइए, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहले दूसरे क्लास में कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उस पैसे पर बैंक आपको ब्याज देता है, बिल्कुल देता है ना, देता है। जो जमा स्वीकार करता है उस पर बैंक क्या करता है? ब्याज देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस पैसे पर बैंक ब्याज देता है, मतलब जमा किए गए पैसे पर बैंक ब्याज देता है। क्यों देता है? क्योंकि वह उसका दायित्व है, वह उसका दायित्व है, इसीलिए उसको देयता कहा जाता है। लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक, एक चीज यहां क्लियर हो गया कि देयता क्या है? बैंक में जमा किए गए मुद्रा को, या जिस पर बैंक ब्याज देता है, जिस पर बैंक ब्याज देता है, जिस पर बैंक ब्याज देता है। समझ में आया? तो जिस पर बैंक ब्याज देता है वह बैंक की लायबिलिटी है। जिस पर बैंक ब्याज देता है वह बैंक की देयता है, वह बैंक की लायबिलिटी है, जिस मुद्रा पर बैंक ब्याज देता है। समझ में आया? अच्छा, अगर बैंक आपको ऋण देता है तो क्या करता है? ब्याज देता है कि ब्याज लेता है?
देयता मत भूलना, आगे देयता से संबंधित बहुत सारी बातें, एक से बढ़कर एक बातें आने वाली हैं। आगे देयता से संबंधित एक से बढ़कर एक बातें आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जिस पर बैंक, जो बैंक ऋण देता है उस पर बैंक क्या लेता है? ब्याज लेता है। बैंक क्या करता है? ब्याज लेता है, ब्याज लेता है। अच्छा, जिस पैसे पर बैंक ब्याज लेता है दोस्तों, उसको परिसंपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिसंपत्ति। इसको इंग्लिश में एसेट कहते हैं, एसेट, और इसको लाइबिलिटी कहा जाता है, एसेट। अच्छा, एसेट क्या है? एसेट है जिस पर बैंक को ब्याज मिलता है या जिस पर बैंक ब्याज लेता है। जिस पर बैंक ब्याज लेता है, जिस पर बैंक ब्याज लेता है उसको एसेट कहा जाता है। समझ में आया? तो जिस पर बैंक ब्याज लेता है वह उसकी संपत्ति या परिसंपत्ति होती है, और जिस पर बैंक ब्याज देता है वह उसकी लायबिलिटी होती है। जिस पर बैंक ब्याज देता है वह उसकी क्या होती है? लायबिलिटी होता है। समझ में आया? चलो अब देखिएगा क्या है। बहुत शानदार तरीके से अब दोस्तों हम आप लोगों को एक बात बताते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण वित्तीय परिचालन के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? ये तो बैंक हो गया, लेकिन अगर पूछ ले केंद्रीय बैंक किसको कहेंगे? सेंट्रल बैंक। देखिए यहां केंद्रीय बैंक का मतलब राज्य या केंद्र स्तर से नहीं है, यहां मतलब है जो अर्थव्यवस्था के केंद्र में हो, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करता हो। तो केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है? ऐसी बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करता हो। क्या? जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करता हो, यानी ऐसी बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता हो, उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता हो। किसका कार्य करता हो? वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता हो। वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता हो। वित्तीय प्रबंधन का
कार्य करता हो, ऐसा बैंक जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा बैंक जो संपूर्ण वित्तीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन का कार्य करता हो, उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक। दोस्तों, भारत सरकार का या भारत देश का केंद्रीय बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मेरा बताने का मतलब यह था कि हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, बैंकिंग को पढ़ना। बैंकिंग को पढ़ना भी हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। अब प्रश्न आएगा, बैंक के क्या कार्य होते हैं? बैंक क्या कार्य करता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बैंक के कार्य क्या होते हैं। नगद स्वीकार करना या जमा स्वीकार करना, क्या करना? जमा स्वीकार करना, फिर साख सृजन करना यानी ऋण प्रदान करना, वित्त की व्यवस्था करना, साख सृजन करना यानी ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना अभी तो बताया, बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करना, बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करना, बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करना, अर्थव्यवस्था में विकासात्मक भूमिका निभाना। अर्थव्यवस्था में विकासात्मक भूमिका निभाना। ठीक, तो यह बैंक के कार्य होते हैं, अर्थव्यवस्था में विकासात्मक भूमिका निभाना। अब देखो अगला, देखो क्या है भैया, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, आरबीआई को। आरबीआई पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो भारत का केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? हालांकि ये प्रश्न आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में किया गया था। कहां किया गया था? कलकत्ता में किया गया था।
दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो 1937 में मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया उस समय यहां का गवर्नर यानी प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? तो ओसबोर्न स्मिथ था। प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ था, नोट करिएगा। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई का प्रथम गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर है। चलिए अगला प्रश्न ये देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? जल्दी से यह आपको जवाब देना होगा। देखिए आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा था कि क्रैश कोर्स में मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ऐसे वे सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसको बहुत ही शानदार से डिस्क्राइब करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और पेश करूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग समिति ने दिया था। कौन सी समिति ने दिया था? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति ने, हिल्टन यंग समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। हिल्टन यंग समिति का गठन कब किया गया था? तो हिल्टन यंग समिति का गठन 1926 में इसका गठन किया गया था। हिल्टन यंग समिति का गठन कब किया गया था? 1926 में, याद रखिएगा। हिल्टन यंग समिति का गठन कब किया गया? हिल्टन यंग समिति का गठन 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में। अब एक प्रश्न आपको और परेशान करेगा, इस समिति ने रिपोर्ट कब दी दोस्तों? तो इस समिति ने रिपोर्ट पेश की 1931 में। इस समिति ने रिपोर्ट पेश की कब? 1931 में। 1931 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की और कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करे। भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए जो क्या करे? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करे। लो अब तो मामला फंस गया। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना होना चाहिए जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करे। अब देखिए क्या है, और फिर क्या हुआ कि 1931 में ही केंद्रीय बैंक जांच समिति ने इसके रिपोर्ट को स्वीकार किया। 1931 में, ध्यान देना, एक एक सीक्वेंस बता रहा हूं। 1931 में रिपोर्ट दिया और 1932 में, माफ कीजिएगा, 1932 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने 1932 में 1932 में केंद्रीय बैंक जांच समिति, केंद्रीय बैंक जांच समिति 1932 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने इसे स्वीकार किया। यानी 1932 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भी यह माना कि भारत देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि 1934 में लंदन में
आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया। कब? 1934 में लंदन में, 1934 में लंदन में आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ। कौन सा एक्ट पारित हुआ? आरबीआई एक्ट 1934। तो लंदन में आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया। अब देखिएगा, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत तो यहां पे लिखिएगा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। आरबीआई की स्थापना की जाती है कब? 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों, जो हिल्टन यंग समिति है इसको रॉयल समिति भी कहा जाता है। हिल्टन यंग समिति को रॉयल समिति भी कहा जाता है। हिल्टन यंग समिति को कौन सी समिति कहा जाता है? तो हिल्टन यंग समिति को रॉयल समिति के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? समझ में आया ना कि हिल्टन यंग समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो हिल्टन यंग समिति को रॉयल समिति के नाम से भी जाना जाता है। हिल्टन यंग समिति को रॉयल समिति के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? चलिए अब देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का संबंध अंग्रेजों के किस शासन अधिनियम से है? तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शासन अधिनियम से संबंधित है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का संबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से है। किससे है? भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का संबंध है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था और इसी में वर्मा को भारत से अलग किया गया। वर्मा को भारत से अलग किया गया। क्या किया गया? अलग किया गया। वर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो वर्मा को भारत से अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसी से अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना, कुछ लोग कहेंगे सर बैंकिंग में क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए जरूरी है। संघीय न्यायालय की स्थापना, तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी समय किया गया। वर्मा को भारत से अलग किया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्या हुआ भैया? नेक्स्ट क्या हुआ? वर्मा को भारत से अलग किया गया। अगला पॉइंट आप बताएंगे, जो चुनाव यहां पर 1937 में पहली बार चुनाव भी कराया गया। पहली बार
चुनाव भी कराया गया, ऐसा हमसे मतलब नहीं है। तो भैया आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। अगला आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान है। देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। पुस्तक का नाम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन यह भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक का संबंध आरबीआई की स्थापना से है, क्योंकि इन्होंने एक बार यह बात कही थी कि देश का विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था का सही विकास करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अंबेडकर की पुस्तक वो कोई भी पहलू मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर की एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? डायरेक्ट यही पूछता है क्योंकि उसका संबंध बैंकिंग आरबीआई से है। तो उस पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन and its solution, and its solution. The problem of rupee, its origin and its solution is a पुस्तक, is a book of भीमराव अंबेडकर। और इनके इस बुक का संबंध किससे है? तो इनके इस बुक का संबंध आपको पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना से है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? संविधान निर्माता कहते हैं। तो संविधान निर्माता किसको कहते हैं? बी आर अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 जो है आपका, उसको संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? क्या भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो आर्टिकल 32, याद रखिएगा, आर्टिकल 32 यानी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32। भारतीय रिजर्व बैंक का तत्कालीन मुख्यालय कहां? ये तत्कालीन मुख्यालय कहां था पूछ रहा है। तो तत्कालीन मुख्यालय का मतलब है कि जब यह स्थापित किया गया तो उसका मुख्यालय कहां था? दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना की जाती है आरबीआई की, तो
तो इसका मुख्यालय होता है कलकत्ता। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब यही है। ये प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने पूछा। इसका मुख्यालय कहां है? कलकत्ता में है। तो 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई का गठन किया गया तो आरबीआई का मुख्यालय किसे बनाया गया? कलकत्ता। लेकिन दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए 1937 में आरबीआई के मुख्यालय को स्थानांतरण कर दिया गया। आरबीआई के मुख्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया। कहां कर दिया गया? कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया। आरबीआई के मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई की ओर क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो आरबीआई के मुख्यालय को कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो 1937 में किया गया, जो कि वर्तमान समय में भी है। दोस्तों आरबीआई के कुछ और रीजनल ऑफिस हैं। वर्तमान समय में आरबीआई के कुल 19 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 11 उप कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं। 19 क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस जिसको आप कहते हैं, तथा 11 उप कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं, सब डिविजनल ऑफिस। और आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। और यहां एक क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। कहां पर? मुंबई में। तो मुंबई में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय भी है और आरबीआई का मुख्यालय भी है, रीजनल ऑफिस भी है, सब डिविजनल ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर भी है आपका। चलिए अगला देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब हस्तांतरित किया गया? अब बड़ा गड़बड़ सा मुद्दा आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो यह आप बताएंगे। तो दोस्तों यह किया गया 1937 में। बाकी इसमें कुछ नहीं है। 1937 डेट के आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे याद रखिएगा 1937 में ही भारत देश में संघीय न्यायालय, जो आपका न्यायालय है संघीय न्यायालय, वह 1937 में ही स्थापित हुआ। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया। समझ में आया? संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या है। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? बताइए। प्रथम भारतीय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पूछेगा प्रथम गवर्नर कौन था? क्या प्रथम गवर्नर कौन था? फिर पूछेगा प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? फिर पूछेगा वर्तमान गवर्नर कौन है? फिर पूछेगा सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, तो ये सारे कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछेगा।
आरबीआई के गवर्नर का सबसे लंबा कार्यकाल? चलिए, तो प्रथम गवर्नर कौन? तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, यह आरबीआई के प्रथम गवर्नर है। सेकेंडली, प्रथम भारतीय पूछा है तो सीडी देशमुख भारत आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कौन? सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, फिर से सुनिएगा, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान समय में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो कार्यकाल था वेनेगल रमाराव का। किसका? वेनेगल रमाराव। वेनेगल रमाराव, ध्यान दीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल वेनेगल रमाराव, 7 साल 197 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे। 7 साल 197 दिन तक। ठीक है, तो वेनेगल रमाराव का कार्यकाल कितने दिनों का था? 7 साल 197 दिन। 7 साल प्लस 197 दिन। अगर पूछ ले दोस्तों कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सबसे छोटा कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है किसका? तो दोस्तों अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष मात्र 20 दिन आरबीआई के गवर्नर है। 1985 के आसपास की बात है। कौन? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, सॉरी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष मात्र 20 डेज
20 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। समझ में आया? देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, यह 1982 से 85 के आसपास आरबीआई के गवर्नर है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या है? आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसी में सेकेंडरी प्रश्न पूछता है, राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन था? राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। समझ में आया? जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके क्या कर दिया गया? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। भारत सरकार के अधीन कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को, भारत सरकार के अधीन। ठीक, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। उस समय आरबीआई का गवर्नर सीडी देशमुख थे। यह प्रश्न पूछा जाता है, सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है भैया? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, अकाउंटिंग ईयर, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से समझिएगा, 1935 से लेकर 1940 तक, लेखा वर्ष मतलब जिसमें वो अपना लेखा जोखा करता है, इसका अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक था? तो 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद 1941 से लेकर 2020 तक आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020-21 में आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से मात्र 31 मार्च तक था, मात्र 9 माह का। क्यों था? क्योंकि आरबीआई ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि हम भी अपना लेखा वर्ष भारत सरकार के लेखा वर्ष के बराबर करना चाहते हैं। हम भी अपना लेखा वर्ष भारत सरकार के लेखा वर्ष के बराबर करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उनकी स्वीकृति दी, कहा ठीक है आप कर लीजिए। तो पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, तो उन्होंने 9 माह का कर दिया। लेकिन 2021-22 से, याद रखिएगा आप गलती मत करना, 2021-22 से आरबीआई का लेखा वर्ष अब 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया 2021-22 से। तो वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है।
ध्यान दीजिएगा, जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका लेखा वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर हुआ करता था। उसके बाद 1 जुलाई से 30 जून किया गया, उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च किया गया। ये लंबा सबसे यही समय था, ठीक है ना, यही समय आप लोग रटे भी होंगे 1 जुलाई से 30 जून वाला। लेकिन अब इसको आप निरस्त कर दीजिए, अपने माइंड से डिलीट मार दीजिए, क्योंकि अब वह चीजें नहीं रही, अब बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। बहुत शानदार सा प्रश्न है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान समय में गवर्नर, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें तो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। शक्तिकांत दास की नियुक्ति किसके स्थान पर किया गया, तो शक्तिकांत दास की नियुक्ति उर्जित पटेल के स्थान पर किया गया। किसके स्थान पर, उर्जित पटेल के स्थान पर, उर्जित पटेल के स्थान पर। तो उर्जित पटेल ने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से शक्तिकांत दास को क्या किया गया, गवर्नर की नियुक्ति की गई। अच्छा, पूछा जाता है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों गवर्नर की नियुक्ति बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा गवर्नर की नियुक्ति किया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 2015 में किया गया। 2015 में किया गया। सर क्या 2015 के पहले गवर्नरों की नियुक्ति नहीं होती थी तो सीधे डायरेक्ट वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निष्पक्षता हेतु इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। चलिए अब बताइएगा दोस्तों, आज की सेशन का में भी यह आखिरी प्रश्न होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का सिंबल क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आपने देखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक में दो चीजें आपको मिलेंगी, एक वृक्ष मिलता है और एक पशु मिलता है। आप गूगल करिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का वृक्ष में एक ताड़ का वृक्ष होता है। किसका वृक्ष होता है, ताड़ का वृक्ष होता है, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष होता है। दूसरा जो पशु होता है वह होता है गोल्डन टाइगर या बंगाली चीता। पशु जो होता है वह होता है गोल्डन टाइगर, गोल्डन टाइगर, ठीक, गोल्डन टाइगर पशु होता है। दोस्तों सारी चीजें कौन क्या कैसे है वे सब हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब बैंकिंग में हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कितने उप गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं, वर्तमान समय में कौन कौन है, फिर आरबीआई के कार्यों के बारे में जायजा लेंगे। तो एक से बढ़कर एक चीजें आगे लगातार चलती रहेंगी। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।